Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow. Well, for starters, congratulations to everyone. पाकिस्तान ने 8 consecutive शिकस्तों के बाद एक कामयाबी हासिल कर ली है. It was a good win for Pakistan. It was in fact an emphatic win for Pakistan because पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 8 विकेट से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुआ. चौथे दिन ही ये मैच ख़त्म हो गया. लास्ट इनिंग्स में पाकिस्तान के पास सिर्फ 77 रन का टारगेट था जो पाकिस्तान के लिए अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने एक छोटी पार्टनरशिप लगाकर चेज़ डाउन कर लिया. चेजिंग 77 पाकिस्तान ने इब्तदाई मराहल में 2 विकेट ज़रूर गंवाई थी. लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट वेंट डाउन थ्रू आउट द मैच. फिर हम एक्सपर्ट्स की तरफ भी जाएंगे. पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया. गुड पार्टनरशिप फ्रॉम जस्टिन ग्रीव्स एंड रॉसन चेज़. दोनों ने 70 रन की इनिंग्स खेली पाकिस्तान के लिए. साजिद खान ने 4 और उबैद शाह ने 2 विकेट्स हासिल की जो कि मोहम्मद अब्बास की जगह खेल रहे थे. जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म किया. अब्दुल्ला शफीक के 160 रन्स काबिल तारीफ़ थे. बाबर आजम अनलकी रहे, 88 रन बनाकर रन आउट होकर वापस गए. उसके बाद एक छोटा सा कोलैप्स भी हुआ जो कि काफ़ी रूटीन का मामला नज़र आता है पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के लिए. फिर पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 43 रन की लीड हासिल करने में कामयाब हो जो कि बहुत ही वैल्यूबल प्राइसलेस लीड थी बिकॉज इसके जवाब में वेस्ट इंडीज टीम गो के सेकंड इनिंग में 117 रन बनाने में कामयाब हुई. कर्टसी ऑफ ब्रिलियंट बॉलिंग फ्रॉम साजिद खान एंड अली उस्मान. दोनों 4 विकेट्स लेने में कामयाब हुए. उस लीड ने इस टोटल को 77 रन तक का महदूद किया और वो बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के 24 रन की बदौलत पाकिस्तान ने चेज़ डाउन किया. इस तरह एक तरफ जहां हमने 8 कंसेक्यूटिव लॉसेस के बाद कामयाबी हासिल की. बाबर आजम अब वो कप्तान बन गए हैं जिन्होंने 12वें मैचेस में से 9 में कामयाबी हासिल की है और ये वो टॉपिक है जिस पर हम ज़रूर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे कि ये 9 कामयाबियाँ कितना मैटर करती हैं और कितनी अहमियत के हामिल हैं और किसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने कामयाबी या बाबर आजम ने एज ए कैप्टन ये कामयाबी हासिल की है. बट पॉजिटिव रिजल्ट फॉर पाकिस्तान. आगे हमने इंग्लैंड जाना है तो वहाँ के लिए रिदम पाकिस्तान के साथ है. आई एम श्योर कॉन्फिडेंस भी पाकिस्तान के साथ होगा. लेट्स होप वी यूटिलाइज इट. एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब. टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ. टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है. मुबारक हो राशिद भाई कि 8 लॉसेस के बाद एक कामयाबी हमने हासिल की है. विन होता है चाहे जिस टीम के ख़िलाफ़ भी हो और जितनी लॉसेस के बाद भी हो. ये काफ़ी वक्त हो गया था हमें भी शो में बात करने के लिए पाकिस्तान कब जीतेगा और आप कल जीते हैं और अच्छा आसानी से आप कह सकते हैं जीत गए. और कल भी यही बात की थी, उससे पहले भी यही थी कि हमारी टीम कंडीशन की टीम बनी हुई है कि थोड़ा ट्रैक मिल जाएगा, स्पिन ब्रेक हो रही होगी, वहाँ पे हम हारते भी हैं लेकिन जीतने के चांसेस 50% हो जाते हैं. मुबारक आपको पाकिस्तान टीम को कि 8 हम लगातार या बाहर जितने भी मैचेस हम हारे हैं उसके बाद अब जीते हैं जाके जो कि एक टाइम हो गया. 2023 शायद गालिबन कैंडी या कोलंबो में पाकिस्तान लास्ट ओवर टेस्ट मैच जीता था और यहाँ से आप कह सकते हैं कि यार ठीक है अभी लगातार हमने जो देखा लगातार जो 3 शिकस्त हुई हैं वो अंडर सरफराज हुई हैं और नया कप्तान अब आ गया है. 1-2 मैचेस उन्होंने खेले हैं तो थोड़ा चेंज आया है लेकिन इसको हम ये ना समझे कि हमारे फतवात का सिलसिला शुरू हो गया है. जी. ये कंडीशन की वजह से था और कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग. अगर ये एक बड़ी पार्टनरशिप ना होती हमारी जो कि बाबर और अब्दुल्ला शफीक की हुई है तो हम फंस सकते थे. और लेकिन फिर भी जीत है जैसे आपने कहा और इसको कोशिश करें कि बेहतर तरीके से हम लेके चलें क्योंकि जो टफ सीरीज़ है वो आने वाली है. कंडीशन चेंज हो जाएगी और वो कंडीशन इंग्लिश कंडीशन है जहाँ स्विंग सीम हो सकता है कि वहाँ ज़्यादा हो तो इसके मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को जो चला रहे हैं उनको मुबारक हो कि बड़े अरसे के बाद एक जीत मिली है. एब्सोल्युटली अ वेरी वैलिड पॉइंट फ्रॉम राशिद लतीफ़ साहब के. अब्दुल्ला शफीक के जो 160 रन थे उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया पहले सेटअप में और फिर पाकिस्तान को जीत दिलाने में. सिकू भाई यही हम माजी में देखते आ रहे हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हमें नज़र आ जाती हैं बट ये जो पिछली 8 लॉसेस थी ना इसमें मेजर रोल यही था कि हम एज अ यूनिट ओवरऑल परफॉर्म नहीं कर रहे थे. कभी हमारे बैटर्स परफॉर्म कर भी रहे थे तो हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट बड़ा वीक नज़र आ रहा था. अभी भी एज अ यूनिट हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं. देखो मुझे एक अजीब से लगता है. कल प्रोग्राम में भी मैं ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस बात पे खुश हो कि हम 8 मैचों के बाद एक बाहर मैच जीत गए. खुशी बनती है. खुशी नहीं मतलब
एक स्टैंडर्ड होता है ना एक टीम का, और उस टीम के हिसाब से फिर पाकिस्तान की टीम की एक वैल्यू है, उसको हमें खुशी है कि आप जीत गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, और सिलसिला चलता ही रहना चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाएगी। मगर हमें जब भी कंडीशंस की बात कर रहा है तो मैं तो हैरान इस बात पे हूँ। मुझे आज किसी ने लिखा कि जी आपको क्या पता नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ की जो पिचेस होती हैं पोर्ट ऑफ स्पेन, वो वहाँ स्पिनर चलते हैं। मैं कहा बिल्कुल मुझे पता है, हिस्टोरिकली हाँ ये हमें रोल पता नजर है। आता है। मैं 77 में गया था, उस वक्त भी वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक था। जी जी। मगर क्या वेस्ट इंडीज़ को नहीं पता था? जब वेस्ट इंडीज़ को नहीं पता था, यानी कि ये ऐसा हो गया कि 1980s के अंदर सिक्कू भाई, टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, ऑल आउट स्पिनिंग ट्रैक नहीं था, इट हैड अ बिट ऑफ एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी। I बैटर्स don't के लिए think so. There was a bit for the seamers, not at all. वो ठीक है, वो uneven थोड़ा सा था, मगर जब आप टर्निंग विकेट्स बनाते हैं जिसपे क्रैक्स आते हैं तो गेंद पड़ के नीचे ऊपर होता है, तो उसमें ये होता है। मगर जो पहले दिन जब उस अली उस्मान का बॉल इतना ब्रेक हुआ तो मैं हंसा और मैंने कहा लो जी इंडस्ट्रियल फैंस वहाँ लग गए लगता है। तो मतलब ये कि चलें ठीक है, आपने बना ली, हम पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह की पिच बनाएंगे तो फिर हम ऐड करते हैं उस पिच के हिसाब से प्लेयर्स को, यानी कि स्पिनर ऐड करें, कुछ इस तरह की कुछ चीज़ करें, कोई ऐसा ऑलराउंडर खिलाएं जो स्पिन भी करता हो। वो नहीं किया वेस्ट इंडीज़ ने, जो भी वजूहात होंगी इस फिनिश। मगर जो राशिद ने बोला है कि हमारे जो कंडीशनल जो जीत है ना वो इतनी मज़ेदार नहीं। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो हमारी सिलेक्शन है। नंबर 1 जो हीरो था इस मैच का वो कौन था? अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक पहले मैच में मोहम्मद अब्बास थे, जो इस मैच में नहीं थे। तो इस मैच में कौन है इस वक्त? अब्दुल्ला शफीक। उसको आपने सेलेक्ट ही नहीं किया था, वो तो बेचारा अनफिट हुआ, तो ये आप लेकर आ गए। नंबर 1 मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज। दूसरा आपका पहले मैच का हीरो था अब्बास, आपने ये कह दिया कि ये कंडीशंस इसको सूट नहीं करते, ही इज द बेस्ट बॉलर जो कि विद इन द विकेट्स कराता है। और इन एक्चुअलिटी सिक्कू भाई आइडियल कंडीशन थी मोहम्मद अब्बास के लिए, और अगर देखा जाए तो बैच और मोहम्मद अब्बास के पेस को भी कंपेयर कर लें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। वो भी मिड 120s में बॉलिंग कर रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा मिड 130s में बॉलिंग कर रहे थे, तो ज़्यादा फर्क था नहीं है ना। अब्बास गेट्स मोर मूवमेंट। अब उस बेचारे का जो एवरेज निकाल के किसी ने दिया, हमें भी ग्रुप में आया, वो ये है कि हर मैच में जो भी वो खेला है 4 आउट किए। ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है कि आप पाकिस्तान के लिए जो भी मैच खेलें उसमें आप 4 आउट करें, फिर भी आपको ड्रॉप कर दिया जाए कि जी कंडीशनल है। मैंने तो खुद फेस किया है सिलेक्शन कमेटी को, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं जी नहीं। इसका एक आइडियल तरीका ये भी था कि अगर आपने उबैद शाह को खिलाना था, जो कि एक अच्छा फैसला है कि आप एक यंगस्टर को खिलाते हैं, उसको थोड़ा सा मोमेंटम देते हैं, आगे आपने इंग्लैंड जाना है, तो आप अली की जगह खिला सकते थे। इवन दो अली ने भी अच्छी बॉलिंग की थी पहले टेस्ट मैच में। देखें अब्बास आपका मेन किरदार होना चाहिए। आप हार रहे हो, जब आपको एक टीम के 8 मैचों से आपको You don't drop your best bowler. then you have to play your best Absolutely, team. absolutely. Once you get the rhythm, फिर चेंजेस करना शुरू करें। अच्छा अहमद, ये डिस्कशन भी इस वजह से हो रहा है और थोड़ा सा अर्ली कर लिया हमने। मैं सोच रहा था आगे जाके करूंगा, लेकिन सिक्कू भाई ने क्योंकि आप एक डिस्कशन का आगाज़ कर लिया है, तो आपकी तरफ मैं आता हूं। आप पहले तो कंग्रेचुलेट भी कर लीजिएगा, आई एम श्योर आप कल से करते ही आ रहे होंगे, और हम सबको खुशी होती है जब पाकिस्तान टीम जीतती है, चाहे जिसके खिलाफ भी जीते। अहमद, अ विन इज़ अ विन। हैविंग सेड दैट, अभी भी लूप होल्स इस टीम के कॉम्बिनेशन में और एज अ यूनिट परफॉर्म करने में लूप होल्स नजर आते हैं अहमद? जी बिल्कुल। पहले तो देखिए, मैं नारिश भाई ये बोलना चाहता हूँ सर कि अभी 8वें नंबर की टीम के साथ भी आप जीत रहे हैं ना, तो देखिए सारे आपकी तारीफ कर रहे हैं। कोई खुशी से आपकी बुराइयां नहीं करता है, कोई खुशी से तनकीद नहीं करता है कि आप कहते हैं कि इसी वाले कमरे में प्लेयर्स बैठ के इस तरह। नहीं, हमें मौका तो दें आपके थोड़े को ज्यादा बनाने का, हम बनाएंगे क्यों नहीं। अब कल से अब्दुल्ला शफीक का जो 150 है उसकी कितनी प्रेजिंग हो रही है, सारे कर रहे हैं, इस चैनल पे भी दुआ। तो खुदारा आप रिजल्ट प्रोड्यूस करने की तरफ फोकस करें, आप छोड़े मीडिया क्या कहता है, और उसके बाद आप अपने बयान पे गौर करें। जिस तरह आपने बयान दिया है कि एक मैच जीतना, वो तो फिर अब हो गया, अब आगे क्या करें हम, के अल्लाह अल्लाह करें, फिर क्या करें बता दें। आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, आप टीवी पे आके किस तरह के बयानात दे रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। किसी भी और मुल्क के अंदर जो पहली 3-4 टॉप की टीम्स होंगी, वहां का करता धरता टॉप ऑफिशियल में से आके जब इस तरह का कोई बयान टीवी पे देता है, तो मुझे ख्याल से उसको सैक कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पे लोगों का माइंड प्रिपेयर किया जाता है कि यार एक ही मैच जीतना है, तो बस वो जो है ना अपने आप को बचाने के लिए। सो नहीं, ये बात नहीं, आपकी टीम के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। हम हमेशा से कहते हैं कि आपने डिसीजन राइट लेनी। जो कोच का काम है पिच ठीक रखना, प्लेइंग 11 को पिच के हिसाब से खिलाना, अच्छे प्लान्स जो है ना देना,
बॉलिंग कोच का भी इसी तरह जो काम है, जो फील्डिंग कोच का काम है, आपके फील्डर्स का काम है, बैटिंग का काम है, बॉल, तो जब सारे अपना अपना काम पूरा करते हैं जिस तरह इस मैच के अंदर किया, तो देखिए रिजल्ट आपके फेवर में आते हैं। जब आप गलतियां करते हैं और ब्लंडर्स करते हैं और बार बार आके आप यही बोलते हैं कि सिर्फ हमें एक चीज करनी है कि जहां पे हमारे हाथ में सिचुएशन आए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हमने अपने उसको फेवर के अंदर लेके जाना है, तो वो हमने तो नहीं लेके जाना है, वो आपने, आपकी कोचिंग स्टाफ ने ही चीजें करनी है, तो वो करना है। सो ये सारे बहाने हैं और कोई चक्कर नहीं है। आपकी टीम अच्छी है, आपकी टीम के अंदर पोटेंशियल है, बशर्त आप चांस दें। आपने अली उस्मान को चांस दिया, आप देखें कि बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है उसने। आप उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर को कंपेयर करें हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ, आप देखें कि कितना कंसिस्टेंटली बेहतर उसने बॉल की। लेकिन आप उनको लेके तो आए हैं, तो फिर आप सिर्फ अनसंग हीरो अजान अवैस की इनिंग देखें, बहुत जबरदस्त खेला है, बहुत कॉम्पैक्ट खेला है। नए बॉल के ऊपर जो एक ओपनर बैटर का काम होता है, नए बॉल को सी ऑफ करना, स्टेबिलिटी देना, ठीक है, कॉम्पैक्ट रहना, वो जान अवैस ने जो है ऊपर से एज एन ओपनर शो किया है। उसके बाद बेस सेट हुई है आपके निचले प्लेयर्स के लिए, जब उनको बॉल पुराना मिला है, पार्टनरशिप लगी हुई मिली है, प्रेशर कम मिला है, उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेल के दी है अब्दुल्ला ने और बाबर आजम ने। तो हम प्रेस करने को बेताब बैठे हैं, लेकिन आप उस तरह का खेल तो प्रोड्यूस करें। अब जहां तक आपकी बात रही है कि जो है ना फ्लॉज बिल्कुल मौजूद है जी आपके फास्ट बॉलिंग के अंदर। आप देख लें कि आप इंग्लैंड में जा रहे हैं, आपके फास्ट बॉलिंग के अंदर कोई इस तरह का थ्रेटनिंग बॉलर नहीं, और आप जो वैद शाह को भी लेके भी आए हैं, थोड़ा सा कच्चे लग रहे हैं उनको सेकंड इनिंग में जो उनकी पेस आ रही है, या सेकंड स्पेल के अंदर जो उनकी पेस आती है, फिर जो थर्ड स्पेल के अंदर उनकी पेस, उनकी फिटनेस और उनकी जो लाइन लेंथ आती है, उसमें इश्यूज मौजूद हैं बिल्कुल अपनी जगह पे। एट द सेम टाइम टेक्निकल फ्लॉज आपको इंग्लैंड के अंदर, जिस तरह तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस के अंदर आपके बैटर फिर भी बेहतर तरीके से खेल लेते हैं, कोप कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही बॉल थोड़ा सा सीम होता है, आपके बल्लेबाज खुल जाते हैं, बल्ले बाहर से आने लग जाते हैं, हेड गिर जाता है, बेस स्ट्रांग नहीं होती, पैर पीछे को आता है। तो ये तमाम एस्पेक्ट जो है आपकी क्रिकेट के अंदर मौजूद है, और इसमें कोचिंग स्टाफ, कोचिज ने होपफुली काम किया, और ये 45 दिन का जो कैंप लगा था, ये काम कोचिज के छोटी छोटी चीजें कोचिज की ठीक कराने वाली है। जिस तरह मिसबाहुल हक साहब बैटिंग कंसल्टेंट है काफी देर से पाकिस्तान टीम के, और जूनियर के साथ चल रहे हैं, होपफुली उन्होंने बल्लेबाजों पे काम किया हो सीमिंग कंडीशंस के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड जा रहे हैं। इसी तरह होपफुली उमर गुल जो है, जो कि नजर आ रहा है, देखें अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मोहम्मद अली ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, ठीक है, वो वैद ड्रॉ है, लेकिन क्रेडिट जाता है उमर गुल को भी यहाँ पे कि अगर मोहम्मद अली के आप सेकंड स्पेल के अंदर दूसरी इनिंग के अंदर बॉल देखेंगे तो उन्होंने हिलने नहीं दिया। सो होपफुली वो सीखें अपने सीनियर प्लेयर से, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको प्रेज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये मैच डोमिनेट किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। होपफुली इंग्लैंड जब जाएंगे इसी तरह की जो है ना रेप्लिकेट करें अपनी परफॉर्मेंस को पाकिस्तान क्रिकेट। Absolutely, it's all about carrying forward the rhythm and fixing the loopholes. हम loopholes की बात कर रहे थे, तो एक तो बॉलिंग में loophole नज़र आता है, और फिर आपके बैटमेंट में loophole नज़र आता है। अब्दुल्ला शफीक का हमने जिक्र किया कि एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी, उसके अलावा जो आपकी बैटिंग लाइनअप थी वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ओपनर के तौर पर हम किसको देख रहे हैं आगे, फिर क्या दौरा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आपको रिजवान और सलमान अली आगा नज़र आ रहे होंगे, या फिर एक और सीरीज़ में इनको मौका दिया जाए और फिर फैसला किया जाए। व्हाट्स द राइट वे फॉरवर्ड, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दरमियान का सीरीज़ तो इख्तिताम पजीर हो गई। अब पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है, जहाँ पर 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलनी है। इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, बैट्समैन टेस्ट होते हैं, बॉलर्स के पास थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन होता है, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के पास एक क्रूशल क्वालिटी मिसिंग है, और वो है पेस बॉलिंग की। बट राशिद भाई, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ बैटिंग प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि शान मसूद की उंगली फ्रैक्चर हो गई थी। आई डाउट इफ़ ही इज़ गोइंग टू गेट फिट बाय इंग्लैंड सीरीज़। आप बतौर ओपनर किसको देख रहे हैं, क्योंकि इमाम के गेंद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी भी उनकी आप एवरेज देखें तो इतनी बुरी नहीं है, ओवरऑल एवरेज, करियर एवरेज अच्छी है उनकी, बट एट द सेम टाइम फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। ऊपर से विकेट गिर जाती है, प्रेशर आ जाता है। व्हाट्स द बेस्ट सोल्यूशन? क्या आप अब्दुल्ला शफीक को ऊपर करेंगे या फिर कुछ और सोच रहे हैं? अब्दुल्ला शफीक ऊपर हो गए, करेंगे नहीं, हो गए, वो हो गए, ऑटोमेटिकली हो गए। शान मसूद फिट होंगे, खेलेंगे, क्योंकि इंजरी के बाद रुके हैं वो वहाँ पे। और दूसरे अब्दुल्ला
बट इफ इट्स अ फ्रैक्चर राशिद भाई मैं कंप्लीट कर लें ओके ओके दूसरे अब्दुल्ला फजल जो थे 1 घंटे में उनकी फ़्लाइट करा दी बुक जी जब सारे सीरीज़ के लिए बाहर हो गए तो आपको पता चल जाता है कि किसको खिलाना है, किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना। तो अब्दुल्ला फजल तो चले गए, बाकी इनकी इंजरी थी और रुके। इसका मतलब है कि इंग्लैंड साथ होंगे और खेलेंगे ये। अगर नहीं खेलते फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेज होने लगेंगे, ये रुके ही क्यों फिर अगर ये पहला टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं। और ऑटोमेटिकली 3 नंबर पे वो आएंगे। 3 नंबर पे अब्दुल्ला शफीक ने भी 100 किए, इन्होंने भी किए। पहले हम जब प्लेयर्स लेके गए थे 4 ओपनर्स हम लेके गए थे साथ में। मैं शान को ओपनर ही समझता हूँ अभी तक, पता नहीं क्यों निकलता नहीं है, क्योंकि उनका जो क्रिकेट में स्टार्ट था वो भी शायद इसी बतौर ओपनर था। ज़्यादातर ओपनिंग की थी उन्होंने शुरू के 25-30 या 30 टेस्ट मैचेस में जो की, वो बाद में फिर आप देखते हो कि कहाँ पे स्लॉट खाली है तो वहाँ पे आप एडजस्ट किए जाते हैं। कोई भी प्लेयर, सिर्फ शान की बात नहीं है, बहुत सारे अदर अली भी खेलते हुए आए। फिर बाबर आजम भी 4 नंबर भी खेले, 3 नंबर भी खेले, और इसी तरह रिजवान 5 नंबर 6 नंबर, फिर 7 नंबर पे बहुत ज़्यादा खेले, आगा सलमान खेले। तो वहाँ पे छुपने की जगह है 7 नंबर पे, लेकिन फिर भी वो छुप नहीं पा रहे। नहीं, जब 5 नंबर पे आए तो टेक्निक थोड़ी सी एक्सपोज हुई है उनकी। बैट फॉर्म आ जाती है ना तो फिर आप छुप नहीं सकते कहीं पे भी, 11वें नंबर पे भी नहीं छुप सकते। अब ये मसला है कि 12 टेस्ट जब हम हारे थे तो ये ड्रॉप नहीं हुए थे, अब तो हम मैच जीत गए हैं, तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। इमाम के अलावा मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप होंगे। और बाकी सऊद शकील का भी थोड़ा सा फिटनेस का इशू लग रहा है कि अभी मुश्किल लग रहा है उनका। तो यही टीम वो लाइकली यही टीम खेलेगी। अब्बास इन हो जाएंगे, एक आध फास्ट बॉलर इन हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है अब्दुल्ला शफीक, अजान उबैद, शान मसूद और बाबर आजम, ये 4 तो आपको नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं, लेकिन कंसर्न तो है आपका रन ना बनाना। रिजवान जो कि रन करते हुए आए लास्ट 2 ईयर या 1 ईयर में, सबसे ज़्यादा अच्छे जो बैटिंग की है एवरेज के लिहाज से खेले, अच्छी को छोड़ दो क्यों हारे हम, वहाँ पे इनकी थी रिजवान। फिर हम सलमान अली आगा को नंबर 5 नंबर 6 पे देखते हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं आ रही। T20 से जब से आए उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ये बहुत अहम नंबर्स हैं, हम इन्हीं नंबरों से हमारे बॉलर मार खाते हैं। बट फिर सोचना नहीं चाहिए राशिद भाई कि कुछ आप चेंज कर लें या ऑप्शन है नहीं इनके पास। ऑप्शन लिए ही नहीं है आपने, रखे ही नहीं है ऑप्शन। हाँ, ये भी कह लें कि लिए नहीं है। और दूसरा ये, जब हारते हुए ये चेंज नहीं हुए, मेरा क्वेश्चन यही है कि जीतते हुए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ लोगों के लिए बहुत सब्र है हमारे अंदर। लेकिन देखते हैं कि किस तरह से लेके चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़ा चेंज आएगा। मे भी एक आध टेस्ट के बाद ये चेंज करने की कोशिश करें विकेट कीपर को शायद, तो वो एक कंसर्न होगा इनके लिए कि वो चेंज हो सकता है। और वो भी क्यों चेंज हो सकता है? इसलिए क्योंकि वो जो दूसरा विकेट कीपर है वो भी पसंद है। नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा, पसंद है तो जब तो वो आ गए। लेकिन ठीक है, अब ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना हम जी। तो ऑप्शन ये इनके पास यही है कि अगर रिजवान अगले मैच में रन नहीं करते तो उसके बाद 2 टेस्ट जो होंगे, ये मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, तो फिर दूसरा विकेट कीपर शायद खेले। वो सिकू भाई उर्दू के पेपर में होता था ना कि शायर इस शेर में क्या कह रहा है, तशरीह करें। तो राशिद भाई ने जहाँ से अपना स्टार्ट लिया था कि अब्दुल्ला शफीक और अब्दुल्ला फजल इंजर्ड होते हैं, उनको वापस भेज दिया जाता है, शान मसूद की उंगली फ्रैक्चर होती है, उनको वहीं रखा जाता है। तो शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है, तशरीह करेंगे आप? तो तशरीह ये करेंगे, चलें करें। हाँ ना, क्योंकि शायर तो खुद नहीं करता ना तशरीह, वो तो शेर कह देता है। शायर ये कह रहा है कि जिसको वो उससे प्यार था, मोहब्बत थी, हाँ, उस मोहब्बत के खातिर उसने किसी को मतलब उसको होल्ड कर लिया, और वो मोहब्बत उसके साथ नहीं थी। बेचारे जो नया बच्चा था वो अनफिट हुआ कैसे? कोई आइडिया है? प्रैक्टिस में हुआ कि जिम जाते प्रैक्टिस मैच के बाद इत्तलात ये, प्रैक्टिस मैच के बाद जब उन्होंने रन्स किए उसके बाद प्रैक्टिस में वो लो बैक इंजरी हो गई। लो बैक इंजरी हो गई। खैर अल्लाह करे वो बेहतर हो जाए। ख्वाब में इंजर्ड हो गया सिक्कू भाई, सॉरी, ख्वाब में इंजर्ड हो गए। ऐसा कैसा ख्वाब था? डेडलिफ्ट लगा रहे थे ख्वाब में? तो हो सकता है कि देखें ये जो लड़के नए आते हैं ना, तो अब एक ट्रेनिंग कराना इनको फिट करने के लिए बोलते हैं 200 kg उठाओ आप। जी जी। जिसको यूज टू नहीं है ना, मैं ऐसे ही एक बात कर रहा हूँ, किसी के ऊपर नहीं बात कर रहा, जनरली मेरी अगर बॉडी नहीं है और वहाँ पे मुझे इम्प्लीमेंट करते हैं आपको करना है, मेरी बॉडी डिफरेंट है, मैं विकेट कीपर हूँ, मेरा वेट 65 kg है, बिल्कुल। मैं नहीं उठाना चाहता, मैं शोल्डर नहीं बनाना चाहता, मैं हैमस्ट्रिंग टाइट नहीं करना चाहता, फ्लेक्सिबल का चाहता हूँ। ये अगर उठा के आपको 200 kg उठाएंगे कहीं ना कहीं आप, क्योंकि ये जो होती है ना डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिस होती है या ट्रेनिंग होती है,
बॉलर के लिए टोटली डिफरेंट है। बैट्समैन अपनी दूसरी ट्रेनिंग करते हैं, अपनी कोर को डेवलप करते हैं, अपनी फोर आर्म को करते हैं, अच्छी बॉडी भी करते हैं और अपने आप को बेहतर भी करते हैं। लेकिन आप टू मच ट्रेनिंग करा देंगे स्टैटिक मशीन के ऊपर, आप जोर लगवाएंगे, जिनकी हैबिट ही नहीं है, एब्सोल्युटली उनको इश्यूज आ जाते हैं। आप ठीक है आहिस्ता आहिस्ता करें। मुझे डाउट है कि रॉन्ग ट्रेनिंग से बहुत सारी वीडियोस आती हैं हमारे फर्स्ट क्लास प्लेयर की, इंटरनेशनल प्लेयर की, यूट्यूब पे चल रही होती है, उनमें बहुत सारे लोग गलत ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनको गाइड करने वाले नहीं होते। कुछ लोग तो अपने सेटअप कर रहे होते हैं, पेट पे वेट लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तो असर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है तो ट्रेनिंग ऐसी हुई है जिसकी वजह से उनकी लोअर बैक चली गई है। चिक्कू भाई इसको थोड़ा सा इसमें 1 मिनट के लिए मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। मैं रोज़ाना जिम जाता हूँ, मैं 2 डिफरेंट जिम्स में जाता हूँ, मतलब वैसे तो जिम खाना जाता हूँ ना। मैंने 90% लोगों को देखा अननेसेसरी वेट उठाते हुए और फिर चीखें करते हुए, अरे भाई क्या ज़रूरत है। मैंने 1-2 को बोला, फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा मेरा मसला नहीं है। तो हो सकता है जो ये बात कह रहे हैं ना कि वो ज़बरदस्ती, मैं देख रहा था कि वो बाबर भी जो है ना वेट्स उठा के वो कर रहे थे। मैं कहा यार इतनी वेट्स की नहीं, उनको फ्लेक्सिबल होना है, उनको जिस्म को फ्लेक्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमद ने अभी बहुत अच्छी बात कही थी, उसने ये कहा कि हमारे जो 2 लड़कों ने परफॉर्मेंस दी वो डोमेस्टिक क्रिकेट से आए हैं। अली उस्मान का जिक्र किया उसने, अब्दुल्ला शफीक का जिक्र किया, 2 लड़के और भी आए थे। ओवैस ज़फ़र जो है वो नहीं कर सका बेचारा। देखें हमेशा जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे ना 4-5 लड़के, उनमें से 1 या 2 निकलेंगे। अगर हर लड़का निकलने लगा तो फिर तो पाकिस्तान की टीम 40 लोगों पे मुश्तमिल हो जाएगी। तो ये कई दफ़ा किस्मत का भी खेल होता है, कई दफ़ा उस बच्चे का लक भी होता है कि वो निकल जाए। तो ये अल्लाह की भी देन। गाइडेंस का भी एक आंसर हो सकता है इसमें सिक्कू भाई, क्योंकि मेरी नज़र में एक बच्चा अगर डेब्यू करने आ रहा है और वो आते के साथ ही निकल कर मार रहा है, तो ये हो सकता है कि पीछे से किसी ने कहा कि भाई आपने जाकर तेज़ खेलना है। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। और मैं अभी ये ओवैस ज़फ़र का नाम लिख कर ना ये सोच रहा था कि उसने एक क्या शॉट खेली। हाँ क्या शॉट था वो। मैं बताऊं क्या, अहमद के पास जाने से पहले देखिए कुछ प्लेयर की, अहमद आ जाइएगा आप राशिद भाई की बात खुद से ही। इसमें ना स्ट्रेंथ होती है, उस प्लेयर की मुझे स्ट्रेंथ लग रही है कि वो स्पिनर को डाउन द विकेट जाता है। वरना देखें कभी कभार होता है कि रीड नहीं कर पाया, उसकी थोड़ी तेज बॉल अंदर आ गई, लेकिन वो निकला सही था, नहीं लग सकी, लेकिन वो इसकी स्ट्रेंथ है, वो मारता है, छक्के मारता है उस तरह से। तो कभी कभार इनिशियल स्टेज में कैरियर के पहले ही पर्दे पे पहले ही दफ़ा वो एक्सपोज हो गया कि ऐसे मार के आउट हो। जी। लेकिन अब जो उसकी स्ट्रेंथ है ना, अगर तो ये स्ट्रेंथ है उसमें हटना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू करे। अब होता क्या है कि कुछ प्लेयर्स को एक ही इनिंग मिलती है, कुछ प्लेयर को ऐसी शॉट मार ये बड़ा अनफॉर्चुनेट 20 टेस्ट मैच खेल गए, 10 इनिंग, मतलब कितने मैचेस 65 खेल गए सर यहाँ तो बहुत सारे खेल गए ना, और वो अभी भी खुश है अपनी परफॉर्मेंस अगर से। इस प्लेयर को लेके गए हैं तो इसको ट्रस्ट इसके ऊपर होना चाहिए। इसको फिर इंग्लैंड के भी 3 टेस्ट मैच खिलाए, तो वहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो कैसा प्लेयर है। जिस तरह वो डाउन द विकेट गया है, मुझे निकलने में इशू नहीं है, उसके फुटवर्क में इशू नहीं है, बॉल मिस कर गया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है। इसलिए अहमद के पास जी अहमद। दूसरा ये भी होता है दानिश भाई, जब आप यंगस्टर्स को रिंग करते हैं, कोई बात नहीं ऊपर नीचे इनिंग हो जाती है, एटलीस्ट आपको कुछ मिल तो जाता है ना। उन प्लेयर से तो आप आगे बढ़ते हैं ना जिन्होंने जो आपको 8वें नंबर पे ले आए हैं और जो फेलियर्स पे फेलियर्स करते ही चले जा रहे हैं, और जिनकी परफॉर्मेंस भी कोई ऐसी नहीं है कि जिनको चांसेस इसलिए मिल रहे हैं कि 15-20 सेंचुरी हैं, नहीं, कोई 1-80, कई 1-70, इसी तरह की जो उसके बाद आप चांसेस दे रहे हैं। फिर आप ये देखें कि आप सिलेक्ट किसको कर रहे हैं। मेरिट वाले प्लेयर्स को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ना कि कई दफा हम ये देखते हैं कि कुछ लोग जब सिस्टम के अंदर आते हैं तो एक मखसूस डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा सिलेक्शन होती है, एक मखसूस शहर से बहुत ज्यादा सिलेक्शन होती है। तो ये चीजें आपने कंट्रोल करनी है, और जो मेरिट पे परफॉर्मर जिसकी करंट फॉर्म अच्छी चल रही हो, जो डिजर्व करता हो, जब आप उसको लेके आते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट वो अब्दुल्ला शफीक जैसी परफॉर्मेंस कर देता है, ठीक है। लेकिन मसले वहां पे आते हैं जहां आप फेवरेटिज्म करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होता है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और वो है कंसिस्टेंसी का। हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस मिल जाती हैं और फिर उन परफॉर्मेंस पर हम बहुत तारीफ़ें, बहुत पहाड़ों के पुल बांध देते हैं, बट तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कंसिस्टेंटली हमें वो परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब वहाँ खड़ा है जहाँ पर आईसीसी रैंकिंग में खड़ा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इंग्लैंड की सीरीज़ में पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का होना चाहिए आइडियली, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
Well, welcome back once again to Sports Floor with the West Indies series done and dusted. अब पाकिस्तान को तैयारी करनी है इंग्लैंड सीरीज़ के लिए, जहां पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलनी है, बट स्क्वाड ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। राशिद भाई, आपसे इसके डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। हम लिमिटेड ऑप्शंस हैं, हम इस बारे में पहले ही बात कर रहे थे कि आपने बीच में कामरान गुलाम को भेज दिया है। अब सऊद शकील भी ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि बीच में कुछ इंजरीज़ हो गई थी। अब्दुल्ला शफीक भी अब टीम में आ गए हैं शान मसूद की जगह। मज़ीद कुछ और नाम शामिल इस टीम में नहीं हो सकते हैं क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि सेलेक्टर्स की नज़रें जो है ना वो बहुत बहुत महदूद हैं। वो एक तरफ देख रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान की तरफ देख नहीं पा रहे हैं। ये ऑलरेडी मोहताज सवाल है ये। मोहताज जवाब भी मिलेगा आपको जी। ऑलरेडी 16 प्लेयर इनफ होते हैं। हाँ ठीक है, कोविड था तो आप 2 4 6 और प्लेयर घुमाते थे। बट राशिद भाई, हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि किसको आपने भेजा। पहले एक प्लेयर फिट नहीं था, उसको आपने टीम में शामिल कर लिया। यू स्टिल डोंट नो इफ ही इज द बेस्ट ऑप्शन। आरंट देयर बेटर ऑप्शंस आउट देयर? क्वालिटी मिसिंग है, क्वालिटी मिसिंग है। जब भी हम डिफरेंट फॉर्मेट में 5 6 7 8 नंबर तक हम जा चुके हैं तो क्वालिटी मिसिंग होती है, उसके बाद ही आप यहाँ तक पहुँचते हैं। और यही प्लेयर हैं आपके पास, 16 इनफ प्लेयर होते हैं आपके पास जो कि आपकी बैटिंग बॉलिंग, जैसे इंग्लैंड ने भी कितने 15-16 ही अनाउंस किए होंगे ना, फास्ट बॉलर ज़्यादा लिए होंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट है ना उनकी वहाँ पे। और देखते हैं कि किस तरह से शेपअप होती है हमारी प्लेइंग 11। 15-16 आसान होते हैं टीम बनाना, लेकिन 11 कैसे बनेगी उसमें इश्यूज आते हैं हमेशा। हमें ये टीम भी 11 की पूरी ठीक नहीं खेली थी, जो हमारे जीत गए, जो हारे थे वो भी ठीक नहीं खेली थी, और हमें इश्यूज होते हैं प्लेइंग 11। अब यहाँ तक पहुँचाने में सभी का हाथ है और वो सब खेलेंगे। और 3 टेस्ट मैच है, थोड़ा भारी हो सकते हैं हमारी क्रिकेट के लिए, वैसे ही चल रहे हैं जी। तो ओपनिंग स्टैंड हमारा अच्छा लग रहा है। उदान अवैध न्यू प्लेयर हैं, वहाँ पे इनको हम देखना चाहते हैं। इन फॉर्म अब्दुल्ला शफीक है, इन फॉर्म आपके पास बाबर आजम और शान मसूद है। ये 4 तक तो हम बोलेंगे यार ये हमारे प्लेयर रन करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद से तो बिल्कुल नीचे की तरफ चला, 5 6 7 8 9 10 11, जिस तरह मैंने नाम लिए हैं 11 डिजिट के, इसी तरह हमारी बैटिंग लाइनअप गिरती है। या ये जो है ना 5 6 7 नंबर, इनको हमें स्टे करना है। बॉलिंग में पार्शली हम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। न्यू बॉल है तो 2 आउट कर दिए, उसके बाद लंबी पार्टनरशिप, फिर बीच में एक आउट टी से पहले आउट हो गया, फिर मैच ख़त्म हो 4 आउट कर दिए, 350 रन 300 रन बन गए। तो बॉलिंग अच्छी है लेकिन ऐसी नहीं है कि अच्छी पिचेस के ऊपर लाइक रन थ्रू कर जाएं कि 20 आउट कर दें। ये इश्यू नज़र आ रहा है हमारे पास। और जहाँ पे सीम होती थोड़ी सी हार्डनेस अगर आ जाती है दूसरे तीसरे दिन, वहाँ पे बाउंस अच्छा मिलता है, बाउंसर अच्छे होते हैं, जो कि हमारे बैटर्स को प्रॉब्लम होती है। ये टर्निंग ट्रैक पे स्लो पिच पे ना बाउंसर अच्छा नहीं हो सकता, जिसपे हम लोग ज़्यादा रन देखा भी आपने। और जहाँ पे बाउंसर अच्छा होगा, हमारे जो इनफॉर्म बैट्समैन हैं उनको इश्यूज आएंगे, लेकिन फिर भी खास तौर पर जब जोफ्रा आर्चर की पेस पर रही होगी। जोफ्रा आर्चर है, कार्स वापस आए, ब्राइडन कार्स गुड बॉल पेस है, वो हैं, एटकिंसन है अच्छी बॉलिंग करते हैं, फिशर हैं, तो अच्छी बॉलिंग लाइनअप है इनकी। लेकिन ये कि अभी मार खाई भी उन्होंने न्यूजीलैंड से, बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस हारे हैं वो। और देखते हैं कि किस तरह, लेकिन सीरीज अच्छी होगी, मज़ा आता है देखने में। राइट भाई, जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए, तो हमने डिस्कस किया था कि और बेहतर ऑप्शन हो सकते थे और डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को आप मौका दे सकते थे, क्योंकि अभी भी आप देखें ना, अगर आप टॉप 10 की फहरिस्त देख लें, जो हम काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत से लोगों को नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें ऐसे नाम है सिक्कू भाई जो अब 2-3 सालों से परफॉर्म करते आ रहे हैं और वो मुस्तहक हैं कि उनको मौका दिया जाए, मिलना चाहिए उनको मौका। मगर वो जो एक लाइन मैं कहता हूँ ना, ये मुझे अच्छा लगता है, वो उनके लिए नहीं है, इसलिए कि वो जाते नहीं है ग्राउंड पे। वो कहते हैं कि आप जो है हम घर बैठ के करेंगे। अच्छा, मैंने एक टीम बनाई है, ठीक है, मेरे हिसाब से अजान होना चाहिए, शान मसूद, अब्दुल्ला, बाबर 4, 5वें पे आगा, छठे के अब्दुल्ला ऊपर तो अब नहीं है ना, अनफिट हो गए। नहीं अब्दुल्ला शफीक यार। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हैं आप। तो ये 6 हो गए ना। सॉरी। और ये ना हो जाए कि वहाँ पहुँचने के बाद जो कोच बोले कि जी ये कंडीशन इसको सूट नहीं करेंगे, इंग्लैंड की सर्दी ज़्यादा है, इसको ड्रॉप कर देते हैं, ये ना हो। अच्छा, फिर नीचे 2 प्लेयर की जगह रह जाती, 3 तो हो गए फास्ट बॉलर आपके, ठीक है, वहाँ पे इंग्लैंड में 3 खेलेंगे। अब एक बैट्समैन रहता है 7वें नंबर पे, एक 8वें नंबर की जगह खाली है, या तो एक स्पिनर खेलेगा,
ठीक है, होना चाहिए टीम में, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं भी आखिरी दिनों में ज़रूरत पड़ सकती है। तो कौन सा स्पिनर होगा, दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और 7वें नंबर के ऊपर या तो साउथ शकील आएंगे या वो जो ओवेज जफ़र है वो आ सकता है। यहाँ तो ओवेज जफर का ही चांस बनता है वैसे, क्योंकि नया लड़का है, उसको आप खिलाएं। सऊद शकील शायद 100% फिट भी नहीं है, ज़बरदस्ती खिलाने वाली बात हो जाएगी। हाँ, फिर एक या तो वो अगर बहुत अच्छी ग्रीन टॉप विकेट को कहेंगे जी आमिर जमाल को दोबारा चांस दो, इसलिए कि इज़ एन ऑलराउंडर, सपोज टू बी एन ऑलराउंडर, 250 हैं उसके टेस्ट क्रिकेट के अंदर, मगर हो सकता है तो ये कॉम्बिनेशन होगा। मगर मेरे हिसाब से 7वें के ऊपर ना एक प्योर बैट्समैन इसलिए रखें कि वो ट्रिकी जगह है। और आपके दो नीचे जो मिडिल ऑर्डर के अंदर 6 तक तो लड़कों की परफॉर्म है, 5वें और 6ठे पे आगा और वो जो टॉप ऑर्डर से 2-3 विकेटें भी गिर जाएं तो प्रेशर आ जाता है। नीचे आगा और रिजवान जो है उनसे इतना अच्छा नहीं खेला जा रहा है, स्पेशली रिजवान तो बहुत ही शेकी नज़र आ रहे हैं, वो मुझे नहीं पता क्या है। अब्बास को 100% आप खिलाएं, मोहम्मद अली को आपको 100% खिलाना पड़ेगा। तीसरा फास्ट बॉलर खुर्रम आपके पास है, उसके अलावा आपके पास या उबैद होगा या इनमें से होगा। अब्बास को प्लीज ड्रॉप। अब्बास तो लाजमी खेलते हैं इंग्लिश कंडीशन में, सारे मैच खेलेगा वो। इवन मोहम्मद अली और अब्बास दोनों इंग्लिश कंडीशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट सिर्फ एक एलिमेंट मिसिंग नजर आता है और वो है कि एक थोड़ा सा सीरियस पेस वाला बॉलर होता जो बाउंसी पिचेस पर इंग्लिश बैट्समैन को भी टेस्ट करता है, इवन दो दे प्रीटी कॉन्फिडेंट अगेंस्ट शॉर्ट पिच बॉलिंग, बट अच्छा होता है टू हैव पेस। बट अहमद, एक चीज़ तो यकीनी है कि ये प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए भी साथ खेलते हैं, वैसे डोमेस्टिक में भी साथ खेलते हैं, तो एक की कहीं कमी नहीं है, बट वो एका अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस के एक्सपेंस पे आ रहा हो तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाती है। वी वांट द टीम टू डू वेल। देखिए, पाकिस्तान टीम की जब हम पहले भी बात करते रहे हैं, जब हम कहते रहे ग्रुपिज्म है, उसका मतलब ही यही होता है कि जब आप एक्स्ट्रा अपने ब्लंडर्स को भी जो है ना छुपाने लग जाते हैं ना अपने दोस्तों को, जिससे पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा होता है, तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो पाकिस्तान टीम का मतलब ही यही है, कुछ 1-2-3 लोगों ने ये समझ लिया है कि भाई तो आप भी जो मर्जी करो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, और मैं भी जो मर्जी करूं, आप मुझे कुछ नहीं कहोगे। हाँ, ये सब प्लेयर्स के साथ नहीं है। ये टीम के अंदर 5-6 प्लेयर होते हैं जो इस तरह का अपने एक दूसरे के साथ रवैया रखते हैं, और जो प्लेयर्स नए आते हैं, ग्रुप के अंदर नहीं होते हैं, उससे फ्रेंडशिप्स नहीं होती है, उनके लिए इस तरह के नॉर्म्स नहीं बनते हैं। तो यही जो कल्चर है, इसको खत्म बड़ी मुश्किल से कराने की कोशिश की है। जो पूरे पाकिस्तान की टीम ये बनती है पाकिस्तान की, तो यही हमने आवाज उठाई और चीजें बेहतरी की तरफ जा ही रही थी। लेकिन अब आप फिर देखें कि एक मखसूस डिपार्टमेंट से जो है ना, जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो अपनी प्लेइंग 11 के अंदर उनके 6 से 7 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, आप हिसाब लगा लीजिए। फिर कुछ उनके शहर के खेल रहे होते हैं, आप हिसाब लगा लें ये सारी चीजों का। क्या बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह का टैलेंट मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान और ये फैक्ट्स हैं, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये अजम्पशन नहीं है, ये फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। क्यों नहीं देते हैं? आप जरा गिनवा दें कि कौन कौन से प्लेयर किस डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं इस प्लेइंग 11 के अंदर। आपके पास लिस्ट पड़ी होगी, आप बता दीजिए। एक को मैं बता दूं। देखो आपने पूरी लिस्ट लिख ली है, देखें ऐसा ना करें, बता दें। मैं SNGPL की बात नहीं, SN नहीं सॉरी, हाँ SNGPL के 6 लड़के इस वक्त खेल रहे हैं, शान मसूद, उवैस जफर, मोहम्मद अली, उस्मान, साजिद और आमिर जमाल। और इनका कोच कौन है? मिसबाउल हक। नहीं जी, देखिए इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही वो पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो वहां से अपना नाम विड्रॉ करवा लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ से उनकी जो ड्यूटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं तो दोबारा से वो वहां चले जाते हैं। कुछ पेपर वर्क्स हैं जो वो कंप्लीट करके चलते हैं। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर प्लेयर अच्छा है बिल्कुल उसको खेलना चाहिए। दहानी भी जिस तरह है वो भी सुई गैस का है, लेकिन आप खुदारा जरा पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है उसी तरह का नजर करम किया करिए जिस तरह आप एक मखसूस डिपार्टमेंट के लिए आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, और जैसे ही आप पावर के अंदर आते हैं उनको मौके देते हैं, और जब फिर कोई परफॉर्मेंस नहीं करता उनकी जगह रिप्लेसमेंट भी उसी एक मखसूस डिपार्टमेंट की तरफ से आती है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको जरा पास्ट में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जब कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर सिस्टम के अंदर पावर के अंदर आए हैं तो उन्होंने किस एक शहर को और किस एक डिपार्टमेंट को जो है बाकी तमाम पाकिस्तान के ऊपर फोकियत दी है। और कोई एक वजह नहीं है, ये वजह नहीं है कि पाकिस्तान टीम 8वें नंबर पे आ गई है। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन आई बिलीव। देखिए, सूबों की टीम होनी चाहिए और 8 आपके रीजन बन जाते हैं जिसमें 4 से 5 आपके गिलगित भी बन जाता है, एजे के भी बन जाता है, कैपिटल भी बन जाता है। तो उसको वनडे टूर्नामेंट एक अच्छा होना चाहिए। जो बात की है ना, देखिए हमारे तारीख है कोटे सिस्टम की, जो बात अहमद कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है वो, और लेकिन जो ऑल पाकिस्तान बेसिस पे होना चाहिए। इसका मतलब है मेरिट पे होना चाहिए। चाहे वो ना दानी की बात की उन्होंने बिल्कुल,
लेकिन एक ही रीजन के अगर प्लेयर्स आएंगे तो नाइंसाफ़ी तो होती है फिर। तो ऑल पाकिस्तान बेसिस पे होने चाहिए, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन जितने भी होते हैं उनको कोटे के ऊपर जा रहे होते हैं। इस सूबे के इतना कोटा है, इस तो वहीं पे ऊपर से सही करें ना, तो हम लोग भी नीचे सही हो जाएंगे। तो ऑल पाकिस्तान बेसिस पे करें और मेरिट पे करें। राइट अहमद शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। राशिद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर बख्त आपका भी बहुत शुक्रिया। वी हैव एंडेड द वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ ऑन अ हाई नोट। लेट्स होप एक्सपेक्टेशंस भी बढ़े हमारी सिलेक्शन कमेटी की, हमारी मैनेजमेंट की और हमारी टीम की, और फिर परफॉर्मेंस भी आगे चल के बेहतर होती नज़र आए और कंसिस्टेंसी नज़र आए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।